आईफोन आदमी क्यों खरीदता है? आईफोन वाला लोग जो है, जो चला रहे हैं, ठीक है, तो बड़ा बड़ा आदमी आईफोन या नॉर्मल आदमी लोग जो आईफोन यूज़ करने का रीज़न क्या है? ये रीज़न नहीं है। आईफोन का जो मेन काम है वो है उसका प्रोसेसर, उसका सिक्योरिटी, रीज़न ये है। बट लोग इसके लिए नहीं चला रहे। लोग चला रहे हैं शीशा के सामने खड़े होकर सेल्फी लेंगे और डाल देंगे, है ना? क्यों? उसको लगता है, लोगों को लगता है, जो यूज़ कर रहा है आईफोन का मेंटालिटी क्या है कि हम आईफोन यूज़ करेंगे तो लोगों को लगेगा कि हम बहुत एलीट क्लास में बैठे हुए हैं। कल को अगर मान लो आईफोन बहुत महंगा कर देते हैं तो क्या उसका डिमांड गिर जाएगा? आईफोन जितना महंगा होगा उसका डिमांड उतना बढ़ेगा, और ये प्रूव है स्टैटिस्टिक्स से। आईफोन 7, 8, 9, 10 अभी कितना है? कितना में? अभी 14 में है ना, तो 15 आने वाला है। तो देखो जितना दाम बढ़ रहा है और पहले से ज़्यादा सेल हो रहा है। 12 पर जितना सेल्स है उससे ज़्यादा 13 हुआ है, 13 से ज़्यादा 14 हो रहा है, 14 से ज़्यादा 15 होगा। तो ये क्यों? क्योंकि यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं है। खरीदने वाला प्राइस की वजह से नहीं खरीद रहे, खरीदने वाला स्टेटस सिंबल की वजह से खरीद रहे हैं। समझ में आ रहा है बात? तो यहाँ पे ये हो गया आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब अपील। जब तुमको ये हम लोग का इकोनॉमिक्स का सेकेंड क्लास है। लास्ट क्लास हम लोग किए थे लॉ ऑफ डिमांड और अजम्पशंस टू द लॉ ऑफ डिमांड तक किए थे, है ना? इंडिविजुअल डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड कर्व, ये सब पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे रीजंस फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ द डिमांड कर्व। हम डिमांड कर्व तुम लोग को बनाकर दिखाए थे कि डिमांड कर्व जो है नीचे की तरफ स्लोप होता है। क्या रीज़न है इसका कि डिमांड कर्व नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूव करता है, अपवर्ड क्यों नहीं जाता है? इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड में क्या क्या एक्सेप्शंस है। एंड थर्ड हम लोग पढ़ेंगे मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। ठीक है, ये 3 टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे। ये वाला चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं रीजंस फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ द डिमांड कर्व से। रीजंस फॉर डाउनवर्ड, फोन को ये करो, स्लोपिंग ऑफ डिमांड कर्व। कि डिमांड कर्व क्यों नीचे की तरफ स्लोप होता है। देखो इसको अलग अलग रीजन नाम से बोलते हैं। रीजन फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ डिमांड कर्व, रीजंस फॉर नेगेटिवली स्लोपिंग ऑफ डिमांड कर्व। ठीक है, हाँ, डिमांड कर्व लास्ट क्लास जब बनाए थे तो ऐसे बनाए थे ना कि डिमांड कर्व ऐसे आ रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ आ रहा है। ऐसे क्यों नहीं जा रहा है, ऊपर की तरफ क्यों नहीं जा रहा है, ये रीज़न आज हम लोग पढ़ेंगे। अब देखो इसका कुछ रीजंस है, वो रीजंस को पहले हम लिख देते हैं। ठीक है, पहला लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। दूसरा इनकम इफेक्ट। ठीक है, तीसरा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट। ठीक है, ये सब क्या है, रीजंस है वाई डिमांड कर्व इज नेगेटिवली स्लोपिंग या क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, अब देखो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में ही आता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट को अगर हम ऐड कर देंगे तो ये दोनों मिलकर बन जाएगा प्राइस इफेक्ट। तो प्राइस इफेक्ट कुछ अलग से कोई ये नहीं है, इनकम इफेक्ट है एक है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और दोनों को ही ऐड कर देंगे तो बन जाएगा मेरा क्या, प्राइस इफेक्ट। फोर्थ है, ये सब हो गया। अच्छा, नेक्स्ट आता है इंक्रीज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। नेक्स्ट आता है सेवरल यूजेस ऑफ कमोडिटी।
ये सब पॉइंट को हम लोगों को समझना है। रीजंस फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ डिमांड कर्व अभी हम एक्सप्लेन करना चालू नहीं किया, अभी हम सिर्फ हेड्स लिखे। क्या क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट, इंक्रीज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स और सेवरल यूजेस ऑफ कमोडिटी। ये सब है हेडिंग्स, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। स्टॉप। तो देखो ये सब रीजंस है व्हाई डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, जिसमें से सबसे पहला रीजन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल देते हैं तुम लोगों को। अभी मान लो हम तुम लोगों को एक बहुत फनी जोक सुनाते हैं, तो तुम लोगों को बहुत हंसी आएगा, है ना। हो सकता है कोई लोटना चालू कर दे हंसते हंसते। यही जोक हम तुम लोगों को फिर से दोबारा सुनाते, तुम लोगों को फिर हंसी आएगा, है ना। फिर तीसरा बार सुनाते तो तुम लोगों को उतना हंसी नहीं आएगा। चौथा बार सुनाएंगे तो तुम लोगों को कुछ मज़ा ही नहीं आएगा। पांचवा छठा बार जब सुनाना स्टार्ट कर देंगे तुम लोगों को गुस्सा आने लगेगा, इरिटेशन, क्या ये कर रहे हैं। तो इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट as a person goes on consuming a particular commodity, the marginal utility obtained from each unit goes on decreasing। मतलब जैसे ही एक इंसान एक पर्टिकुलर कमोडिटी को कंज्यूम करते जाता है ना, तो हर यूनिट से जितना यूटिलिटी, जितना इंजॉयमेंट तुमको ऑब्टेन्ड हो रहा है वो घटते रहेगा। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल, और अगर इसका एक बुकिश एग्जाम्पल लेना है, वो है ग्लास ऑफ वाटर का। तुम धूप से आ रहे हो गर्मी के टाइम में, तुमको बहुत प्यास लगा हुआ है, तुम क्या किए, घर आए, एक गिलास पानी पिए। तुम एक गिलास पानी पिए, तुमको बहुत आराम मिला, बहुत तुमको यूटिलिटी ऑब्टेन्ड हुआ। तुम दूसरा गिलास पिए, उतना ज़्यादा ऑब्टेन्ड नहीं हुआ पहले की तरह। तीसरा गिलास में और कम हुआ, चौथा गिलास में हुआ ही नहीं, पांचवा गिलास पिए उल्टी होना चालू, है ना। तो अब देखो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी तुम लोग समझ गए, ये कैसे करके डिमांड कर्व को डाउनवर्ड स्लोप करवाता है, ये हम लोग पढ़ लेते हैं। देखो, जब एक कंज्यूमर कोई प्रोडक्ट खरीदेगा तो जो यूटिलिटी उसको पहला यूनिट खरीदने से मिल रहा है वो दूसरा से नहीं मिलेगा। तो दूसरा यूनिट वो कब खरीदेगा? जब उसको कुछ डिस्काउंट मिलेगा, है ना। इसीलिए देखो बल्क में परचेज करने बाई 2 इतना % डिस्काउंट, बाई 3 इतना % डिस्काउंट। क्यों? क्योंकि सेलर लोग को पता है कि कंज्यूमर का यूटिलिटी सबसे मैक्सिमम फर्स्ट यूनिट में ही रहेगा, सेकेंड यूनिट में उसको लगेगा कि इतना पैसा देकर हम इतना क्यों ले, तो प्राइस ऑटोमेटिकली घटेगा डिमांड इंक्रीज होने के लिए। समझ में आ रहा है? तुम मान लो मैदान में खेल रहे हो, तुमको बहुत प्यास लगा, बाहर में एक शरबत वाला शरबत बेच रहा है, तुम गए, वो बोला 10 रुपया ग्लास, तुम बोले ठीक है दे दो, 10 रुपया ग्लास दिए, तुम पी लिए, तुम्हारा प्यास बुझ गया। अब वो फिर तुमको बोलेगा दूसरा ग्लास भी पी लो 10 रुपया, तुम बोलोगे नहीं अब नहीं चाहिए, लेकिन वो बोलेगा अच्छा ठीक है चलो 5 रुपये में दे रहे, तुम बोल रहे हो हाँ तब ठीक है। क्यों? क्योंकि अब उसका यूटिलिटी 10 रुपया वाला नहीं रहा है तुम्हारे लिए। अब जब उसका प्राइस डाउन होगा तभी तुम उसको कंज्यूम करोगे। इसीलिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में बोला गया है कि जब प्राइस गिरेगा तो कंज्यूमर उसको और परचेज करेगा। क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट? चलो दूसरा हम लोग आते हैं इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट का क्या मतलब है? इनकम इफेक्ट का मतलब होता है कि जब एक कमोडिटी का प्राइस में चेंजेस आता है तो कंज्यूमर का रियल इनकम बढ़ जाता है। क्या मतलब है रियल इनकम बढ़ जाएगा? देखो तुम्हारे पास 100 रुपीज़ है, तुम एप्पल खरीदने जा रहे हो और एप्पल का जो दाम है वो है 100 रुपीज़ पर केजी, तो तुम 100 रुपीज़ में कितना खरीदोगे? 1 केजी। नेक्स्ट डे एप्पल का दाम हो जाता है 50 रुपीज़ पर केजी, तुम गए 1 केजी खरीद लिए, कितना लगा? 50 रुपीज़। अभी भी तुम्हारे पास कितना बाकी है? वो 50 से तुम और एक्स्ट्रा एप्पल खरीद लोगे। तो प्राइस कम होने से तुम्हारा इनकम बढ़ गया ना, तुम्हारे हाथ में पैसा बच गया, वही पैसा को तुम उस कमोडिटी को और खरीदने में यूज़ कर देते हो। तो क्या होता है? डिमांड और इंक्रीज हो जाता है, डाउनवर्ड स्लोप करने लगता है। समझ में आ रहा है बात मेरा? एजाज क्लियर हो रहा है ना? ये है सेकेंड पॉइंट, इनकम इफेक्ट।
What does income effect means? A change in demand on account of change in real income resulting from change in the price of a commodity is known as income effect. कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया? नॉर्मल लैंग्वेज में क्या हम समझाए? एक पर्टिकुलर कमोडिटी है, 100 रुपीज़ उसका दाम है, दाम घट के हो गया 50 रुपया, तुम 1 केजी खरीद लिए 50 में, अभी भी तुम्हारा 50 बच गया, ये तुम्हारा इनकम हो गया ना एक तरीके से, सेविंग्स जो है। अब इसी को तुम और इन्वेस्ट कर दोगे वही चीज़ कमोडिटी को खरीदने में, उसका डिमांड बढ़ गया। ये है इनकम इफेक्ट। कमोडिटी के प्राइस में चेंज होने की वजह से तुम्हारा इनकम में इजाफा हो गया। थर्ड आता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का क्या मतलब है? अब देखो, सब्स्टिट्यूट गुड्स हम लोग पढ़े थे ना लास्ट क्लास में हम लोग सब्स्टिट्यूट गुड्स पढ़े थे। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज दैट इफेक्ट that a change in relative prices of the substitute goods has on the quantity demanded. substitution effect का मतलब होता है कि substitute goods के प्राइस में चेंजेस आने की वजह से quantity demanded में जो चेंजेस आता है। When the price of a commodity falls and the price of its substitute remains unchanged, it becomes relatively cheaper in comparison to its substitutes. क्या मतलब है? अब ध्यान से समझो ये बात को। हम लोग सब्स्टिट्यूट इफेक्ट में, सब्स्टिट्यूशन गुड्स में हम लोग पढ़े थे टी एंड कॉफ़ी। टी एंड कॉफ़ी में अगर कॉफ़ी का प्राइस फॉल होता है और टी का डिमांड में कोई चेंजेस नहीं, टी का प्राइस में कुछ चेंजेस नहीं रहता है, तो कॉफ़ी का डिमांड बढ़ेगा। इस वजह से नहीं कि सिर्फ उसका प्राइस कम हो रहा है, बल्कि इस वजह से भी कि उसका सब्स्टिट्यूट गुड्स जो है उसका प्राइस महंगा हो गया है अब। तो देखो, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से मतलब अगर तुम्हारा कमोडिटी का प्राइस घटता है तो तुम्हारा क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि उसका मुकाबला में जो गुड्स है वो अब महंगा लगने लगा है। समझ में आ रहा है बात? क्लियर हो रहा है मेरा पॉइंट? तो इस वजह से भी प्राइस घटने से डिमांड बढ़ता है। डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। सेकेंड रीजन क्या है? थर्ड रीजन क्या है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। जब दो गुड सब्स्टिट्यूट है और एक सब्स्टिट्यूट का दाम घटेगा तो ऑटोमेटिकली इसका डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि जो दूसरा सब्स्टिट्यूट है वो अब इसके कंपैरिजन में महंगा हो गया, लोग इसको खरीदने लगेंगे। क्लियर हुआ पॉइंट? समझ में आया बात? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट को ही ऐड कर देंगे तो बन जाएगा मेरा प्राइस इफेक्ट। क्लियर हो रहा है पॉइंट? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट को ऐड कर देंगे तो बन जाएगा मेरा प्राइस इफेक्ट। तो व्हाट इज प्राइस इफेक्ट? प्राइस इफेक्ट इज द सम टोटल ऑफ इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। क्लियर हुआ? एक कमोडिटी है, जब वो सस्ता होता है तो वो अपने सब्स्टिट्यूट के मुकाबले में भी ज़्यादा डिमांड क्रिएट करेगा, और दूसरा तुम्हारा इनकम भी बच जा रहा है तो और ज़्यादा तुम कमोडिटी खरीदोगे। ये दोनों ही को मिलाकर क्या बोलते हैं? प्राइस इफेक्ट। ये सब का लेना देना क्या है? प्राइस से है। नेक्स्ट आते हैं इंक्रीज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर। देखो, जब एक कमोडिटी का प्राइस फॉल होता है तो इनकम इफेक्ट के वजह से और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से उसका नंबर ऑफ कंज्यूमर्स बढ़ जाता है। एक कमोडिटी एप्पल 100 रुपये में जब मिल रहा था तो बहुत सारा गरीब लोग नहीं खरीद पा रहा था। एप्पल, हम एप्पल फ़ोन का बात नहीं कर रहे, एप्पल खाने वाला एप्पल का बात कर रहे हैं, वरना तुम लोग का दिमाग में हमेशा एप्पल फ़ोन ही चलते हैं। तो एप्पल जो जब 50 रुपीज़ हुआ तो बहुत सारा लोग जो पहले अफोर्ड नहीं कर पा रहा था वो अब अफोर्ड कर पा रहे हैं ना, है ना। स्मार्टफोन का मार्केट इंडिया में इतना ज़्यादा कैसे बढ़ गया? इंक्रीज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर ड्यू टू इनकम इफेक्ट। समझ में आ रहा है? दाम घटा। जब पहले क्या था, अभी देखो, अभी फ़ोन, पहले एक फ़ोन जो था, अगर किसी के पास फ़ोन है, आज से अगर तुम 20 ईयर्स बैक चले जाओ तो अगर किसी के पास फ़ोन है इसका मतलब है लग्जरियस आइटम। अरे बाप रे बाप, ये तो फ़ोन यूज़ कर रहा है, तो एकदम बड़ा आदमी है। तो ये आज के डेट में फ़ोन क्या है? सबके पास है ना। हम लोग मार्केट में जब रहते थे ना, मार्केट वाला मेरा जो फ्लैट था वहाँ पे मतलब रमज़ान में वो जो बाड़ी वाला तो वो कुछ बांटता था, तो एक मतलब मांगने वाली आई, बेगर आई, वो अपना दूसरा साथी को फ़ोन करके बुला रही है कि आ जाओ, बटने वाला है भी यहाँ। तो सोचो कितना कॉमन हो गया ये कमोडिटी।
है ना। तो अभी क्या है, मोबाइल फ़ोन क्या है, इट इज़ नॉट अ लग्जरियस आइटम एनी मोर, इट इज़ अ नेसेसिटी। तो ये मोबाइल फ़ोन का डिमांड इतना इंक्रीज होने का रीज़न क्या है, इट इज़ इनकम इफेक्ट। ठीक है, व्हेन द प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी डिक्रीजेस द नंबर ऑफ कंज्यूमर इंक्रीजेस। जब वो सस्ता हुआ, जब फ़ोन सस्ता हुआ तो बहुत सारे लोग उसको खरीदने लगा, तो कंज्यूमर बढ़ गया, कंज्यूमर बढ़ा तो उसका डिमांड भी बढ़ गया। समझ में आया बात, क्लियर हुआ। इस वजह से डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप हो रहा है। नेक्स्ट है सेवरल यूजेस ऑफ द कमोडिटी। जब एक कमोडिटी का प्राइस घटता है तो वो उसका बहुत सारा जगह में यूज होने लगता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, जब प्याज का दाम बढ़ जाता है ना, तो घर में प्याज एकदम जो सबसे मेन काम है बस उसमें यूज होगा, है ना। या फिर आलू का दाम एकदम बहुत बढ़ गया, तो जो आलू का तो बहुत सारा यूज है, उसमें बिरयानी में डाल सकते हो, उसको गोश्त में डाल सकते हो, उसमें भाजी बना सकते हो। प्याज का भी बहुत सारा यूजेज है ना। तो जब बहुत महंगा हो जाता है, तुम लोग घर में क्या देखते हैं, मम्मी लोग उसको सबसे इंपॉर्टेंट यूज में यूज करती है, नहीं हर चीज़ में यूज नहीं होगा। बट जैसे ही सस्ता होता है तो फिर हर चीज़ में वो यूज़ होना चालू हो जाता है ना। तो इसी को बोलते हैं सेवरल यूजेस ऑफ द कमोडिटी। व्हेन अ प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी डिक्रीजेस, इट इज पुट टू लेस इंपॉर्टेंट यूज ओनली। समझ में आ रहा है। अभी देखो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग के यहाँ महंगा है, तो हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं घर में इंपॉर्टेंट काम के लिए। अगर इलेक्ट्रिसिटी एकदम सस्ता हो जाएगा, सब क्या करेगा, वो इंडक्शन चूल्हा यूज़ करने लगेगा, गैस में ज़्यादा पैसा लग रहा है, चलो इंडक्शन यूज़ करते हैं, है ना। या वो हीटर जो है हीटर यूज़ करने लगते हैं। अभी क्यों यूज़ नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी महंगा है। तो जब एक कमोडिटी का दाम गिरता है ना, तो उसको 10 जगह में यूज़ करने लग जाते हैं लोग। तो सेवरल यूजेस होने की वजह से उसका डिमांड और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। समझ में आया। जब प्याज सस्ता रहता है तो घर में प्याज ज़्यादा आता है, क्योंकि वो 10 जगह यूज़ हो रहा है। जब महंगा होता है तो उसका यूजेस कम हो जाता है, क्योंकि उसको इंपॉर्टेंट काम में सिर्फ लगाया जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं सेवरल यूजेस ऑफ दी कमोडिटी। ये सब रीज़न है वाई डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्लियर पॉइंट, कोई डाउट नहीं है ना इसमें। नेक्स्ट, हाँ बोलो। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है जब एक कमोडिटी को तुम ज़्यादा यूज़ करते हो तो उससे ऑब्टेन्ड होने वाला जो यूटिलिटी है, जो यूजफुलनेस, मज़ा जो तुमको मिल रहा है वो कम होते रहेगा। तो जब मज़ा कम होते रहेगा तो तुम बोलोगे भाई प्राइस भी कम करो, है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई कभी नहीं गया IPL देखने, उसको तुम लेके जा रहे हो एक्साइटेड, जितना पैसा लगेगा जाएंगे। और जो बहुत बार देख लिया वो उतना पैसा देगा, नहीं भाई इतना टिकट में नहीं जाएंगे, हम तो ऑलरेडी देखिए। यही है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यस, क्लियर हुआ पॉइंट, सब पॉइंट समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग जो करेंगे, अब आएगा एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड हम लोग पढ़े हैं, एक बार रिकैप करते हैं, देखते हैं तुम लोग को याद है या नहीं है। अयान, लॉ ऑफ डिमांड का मतलब लॉ ऑफ डिमांड हो रहा है सर आपका, क्या हो रहा है, जहाँ पे आपका कोई अगर कमोडिटी का अगर प्राइस बढ़ा तो उसका डिमांड इंक्रीज होता है, और आपका एंड वाइस वर्सा, है ना। द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अगर बाकी सब चीज़ कांस्टेंट है तो कोई कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होगा, उसका क्वांटिटी डिमांडेड घट जाएगा। प्राइस डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगा। ये है लॉ ऑफ डिमांड। इसका कुछ अजम्पशंस भी हम बताए थे लास्ट क्लास, है ना। बट कुछ ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं रहता है। वो सिचुएशंस जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शंस मतलब क्या, जो रूल को फॉलो नहीं करता है। तो एक्सेप्शन में हम लोग पहले लिख लेते हैं नंबर 1। अब यही पढ़ेंगे। यस, exceptions to the law of demand। Number 1, given goods। Number 2,
आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब अपील, नंबर 3 क्वालिटी प्राइस रिलेशनशिप, क्वालिटी प्राइस रिलेशनशिप, नंबर 4 एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइजेस, नंबर 5 चेंज इन फैशन। ये 5 एक्सेप्शंस को एक्सप्लेन करेंगे एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड क्या है, पहले हेडिंग्स याद करना है, क्या क्या सर हेडिंग्स लिखवाए। चलो नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब ये सब क्या है और ये क्यों एक्सेप्शंस है लॉ ऑफ डिमांड का, इसको हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग गिफन गुड्स। गिफन गुड्स का मतलब क्या है, गिफन जो है, गिफन एक, इनका पूरा नाम है रॉबर्ट गिफन। ठीक है, ये पहला बार ये कॉन्सेप्ट को सामने लाए थे, इसीलिए इन्हीं के नाम में ये है गिफन गुड्स। गिफन गुड्स का मतलब होता है वो इन्फीरियर गुड्स, लास्ट क्लास हम लोग पढ़े थे ना इन्फीरियर गुड्स के बारे में। गिफन गुड्स का मतलब होता है वो इन्फीरियर गुड्स कि जब उस कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज होता है तो उसका डिमांड भी डिक्रीज हो जाता है बढ़ने की जगह। उस कमोडिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फीरियर गुड्स। क्लियर हुआ पॉइंट। अब ये देखो अब लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शन हो गया ना, प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड तो बढ़ना चाहिए, बट प्राइस, अब क्या रीजन है इसका और इसका क्या एग्जाम्पल है। देखो ये जो है सर गिफन जो थे, ये नोटिस करते हैं ना अपने कंट्री में, उनके कंट्री में स्टेपल फूड, मेन खाना जो रहता है ना वो स्वीट पोटैटो रहता है। जैसे हम लोग यहाँ पे चावल आटा है, वो देख रहे हैं कि जब स्वीट पोटैटो का प्राइस गिरा तो उसका डिमांड बढ़ने की जगह घट गया। और तो क्यों हुआ ऐसे, वो तब इसके ऊपर जांच पड़ताल किए वो, और फिर ये कॉन्सेप्ट लाए गिफन गुड्स वाला, इन्फीरियर गुड्स वाला। समझ में। अब यहीं पे हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम लोग ज़्यादातर फॉर एग्जाम्पल क्या कंज्यूम करते हैं, चावल और आटा है ना, या दाल, ये सब हम लोग का बेसिक कंजम्पशन है। मीट में अगर ले लो तो ठीक है, चिकन एंड ऑल हो गया। ठीक है, चिकन कंज्यूम करती है। अब अगर कल को मान लो जितना भी मीट है सबका प्राइजेस कम हो जाएगा, चिकन का भी कम हो गया, मटन का भी कम हो गया, तो तुम लोग क्या करोगे, ज़्यादा चिकन खाने लगेगा लोग क्या करेगा, चिकन की जगह मटन को प्रेफरेंस देने लगेगा। क्यों, क्योंकि पहले जितना दाम में चिकन मिल रहा था अब उतना दाम में मटन मिल जा रहा है, तो लोग मटन खा ले रहे है ना। तो यही एग्जाम्पल हो गया इन्फीरियर कमोडिटीज़ का। ठीक है, नहीं सब्स्टिट्यूट कब होगा, जब दोनों का प्राइस सिमिलर रहेगा। चिकन एंड मटन एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट नहीं हुआ। समझ में आ रहा है बात। फॉर एग्जाम्पल हम लोग का मोहल्ला में जो बिरयानी मिल रहा है और अरसलान में या शिराज में जो बिरयानी मिल रहा है वो एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है क्या, नहीं, अरसलान और शिराज एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है, लेकिन यहाँ वाला का उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। समझ में आया। यस। अब गिफन गुड्स के एग्जाम्पल दिया बुक में, मेज एंड जोवर। मेज जो है और जोवर ये दोनों जो है इन्फीरियर कमोडिटीज है। जब इसका प्राइस कम होता है तो लोग मेज जोवर को छोड़कर राइस एंड व्हीट में आ जाते हैं। समझ में आ रहा है। मैदा एंड आटा, मैदा थोड़ा सस्ता मिलता है कंपैरिजन टू आटा, है ना। तो जब ये सब का प्राइस डिक्रीज होता है तो लोग मैदा कंज्यूम करने की जगह आटा कंज्यूम करने लगते हैं। लोग अपना क्वांटिटी इंक्रीज नहीं करते हैं, लोग सुपीरियर प्रोडक्ट में चले जाते हैं। इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फीरियर गुड्स, गिफन गुड्स, गिफन इफेक्ट्स। तो गिफन इफेक्ट्स में क्या है, गिफन इफेक्ट्स में है व्हेन द प्राइस ऑफ सच इन्फीरियर कमोडिटी, सबसे पहले लिखेंगे
गिफन इफेक्ट का मतलब क्या है? गिफन इफेक्ट मीन्स देयर आर सर्टेन कमोडिटीज whose price when decreases the demand also decreases. Such commodities are known as inferior goods. For example, maize and jowar. When the price of these inferior commodities decreases, its demand also decreases because the consumer shifts to superior commodities like rice and wheat. समझ में आया? तो वो कमोडिटी जो सस्ता वाले है उसको छोड़कर आदमी वही दाम में जो थोड़ा अच्छा है वो खा लेता है आदमी। क्लियर हुआ पॉइंट? नेक्स्ट आता है, समझ में आ गया तो ये वाला पूरा। नेक्स्ट आता है आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब अपील। ये सबसे फनी पॉइंट है। आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब अपील का मतलब क्या है? देखो, आईफोन आदमी क्यों खरीदता है? आईफोन वाला लोग जो है जो चला रहे हैं, ठीक है, तो बड़ा बड़ा आदमी आईफोन या नॉर्मल आदमी लोग जो आईफोन यूज़ करने का रीज़न क्या है? ये रीज़न नहीं है। आईफोन का जो मेन काम है वो है उसका प्रोसेसर, उसका सिक्योरिटी, रीज़न ये है। बट लोग इसके लिए नहीं चला रहे। लोग चला रहे हैं शीशा का सामने खड़े होकर सेल्फी लेंगे और डाल देंगे, है ना? क्यों? उसको लगता है, लोगों को लगता है, जो यूज़ कर रहा है आईफोन का मेंटालिटी क्या है कि हम आईफोन यूज़ करेंगे तो लोगों को लगेगा कि हम बहुत एलीट क्लास में बैठे हुए हैं। कल को अगर मान लो आईफोन बहुत महंगा कर देते हैं तो क्या उसका डिमांड गिर जाएगा? आईफोन जितना महंगा होगा उसका डिमांड उतना बढ़ेगा। और ये प्रूव है स्टैटिस्टिक्स से। आईफोन 7, 8, 9, 10 अभी कितना है? कितना में? अभी 14 में है ना? तो 15 आने वाला है अब। तो देखो जितना दाम बढ़ रहा है और पहले से ज़्यादा सेल हो रहा है। 12 का जितना सेल्स है उससे ज़्यादा 13 हुआ, 13 से ज़्यादा 14 हो रहा है, 14 से ज़्यादा 15 होगा। तो ये क्यों? क्योंकि यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं है। खरीदने वाला प्राइस की वजह से नहीं खरीद रहे, खरीदने वाला स्टेटस सिंबल की वजह से खरीद रहे। समझ में आ रहा है बात? तो यहाँ पे ये हो गया आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब अपील। जब तुम कोई प्रोडक्ट को शो ऑफ के लिए यूज़ करते हो, अपना प्रेस्टीज दिखाने के लिए यूज़ करते हो कि मेरा एक स्टेटस है, मेरा एक सोसाइटी में हायर क्लास से हम बिलोंग करते हैं, तो वो प्रोडक्ट में कमोडिटी का प्राइस बढ़ने से उसका डिमांड में कमी नहीं होता, बल्कि उसका डिमांड और बढ़ जाता है। कल को अगर आईफोन 10,000 में बेचने लगेगा, क्या लग रहा है? उसका डिमांड बहुत बढ़ जाएगा, डिमांड घट जाएगा। बोलेगा हट यार, देखो ये भी लड़का तो आईफोन यूज़ कर रहा है, तो मेरा कहाँ से मोहल्ला में नाम रहेगा। समझ में आ रहा है? तो ये है आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब अपील। यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर पॉइंट? मतलब आदमी कुछ अलग ही रीजन। यस। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है क्वालिटी प्राइस रिलेशनशिप। अब देखो ये मेरा फैमिली में बहुत होता है। मतलब तुम कोई सामान लाओ, महंगा सामान लाओ, और महंगा सामान को लाकर बोलो कि तुम सस्ता में खरीदे, तो मेरे पापा और भी सभी लोग बोलेंगे बेकार है, इतना सस्ता में कहाँ से अच्छा होगा। बट अगर तुम सस्ता सामान लाओ और सस्ता सामान लाकर बोलो कि हम इसको बहुत महंगा भी खरीद के लाए हैं, तो क्या बोले वो लोग? बोलेगा बहुत अच्छा है एकदम, क्या भले फिर तुम फुट से उठा के क्यों नहीं लाए। तो कुछ लोग जो है प्राइस को क्वालिटी के साथ जोड़ देता है। उन लोगों को लगता है कि अगर ज़्यादा प्राइस है तो इसका क्वालिटी भी अच्छा होगा। समझ में आ रहा है बात? तो ये हो जाता है क्वालिटी प्राइस रिलेशनशिप। ठीक है, तो यहाँ पे भी लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होगा। क्वालिटी प्राइस रिलेशनशिप में ये आता है वेबलेन इफेक्ट। वेबलेन इफेक्ट का क्या मतलब है? वेबलेन इफेक्ट का मतलब है सम पीपल बाय प्रोडक्ट ऑफ हायर प्राइजेस थिंकिंग दैट द हाई प्राइस इज ड्यू टू द हायर क्वालिटी। दिस इज नोन एज वेबलेन इफेक्ट। मतलब महंगा है, अगर कोई उसको मान लो 2 सामान रखो, ये बोलो 20 का, ये 30 का, वो बोलेगा 30 वाला दो, फिर भले दोनों सेम क्यों ना हो, क्यों? उसको लगेगा 30 है तो इसमें ज़रूर कुछ तो बात है, तभी तो 30 रुपये ले रहे, 10 रुपये ज़्यादा क्यों ले रहे। तो यहाँ पे भी लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होगा वेबलेन इफेक्ट में। ठीक है, याद रखना है यहाँ पे क्वालिटी प्राइस रिलेशनशिप में क्या है? वेबलेन इफेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइजेस। अगर तुमको ये, अगर मान लो एक कमोडिटी है जिसका दाम गिरा है, बट तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आगे चल के दाम और ज़्यादा गिर जाएगा, तो तुम अभी गिरा हुआ दाम में भी उसको नहीं खरीदोगे। खरीदोगे? एक फ़ोन है 20,000 रुपये दाम है, अब हो गया 18। अब तुमको कहीं से अंदर से न्यूज़ मिल गया टिप कि आने वाला 1 महीना में इसका दाम हो जाएगा 15, तो अभी दाम गिरने से भी तुम उसको खरीदोगे नहीं, तुम बोलोगे जब 15 हो जाएगा तब खरीदेंगे। तो यहाँ पे भी देखो लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं हो रहा ना।
दाम गिरने से उसका डिमांड बढ़ रहा नहीं है। हाँ, इसका उल्टा भी होता है। अभी ये कोई सामान है 20,000 और उसका दाम हो गया 22,000, ठीक है। मान लो घर में किसी को गोल्ड खरीदना है, अभी मान लो 50,000 रुपीज़ गोल्ड है, अब फट से 50 से हो गया 52, बट हम लोग को ऐसा लग रहा है कि आगे चल के इसका दाम 60,000 भी हो सकता है, तो चलो 52 में ही अभी ज़्यादा करके खरीद लो। बढ़ा दे सकते हैं फिर बाद में। समझ में आ रहा है बात? तो अगर तुम्हारा फ्यूचर प्राइजेस को लेके कोई एक्सपेक्टेशन है तो भी लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है चेंज इन फैशन। अगर फैशन में चेंज आ गया ना तो उसका प्राइस बढ़ने या घटने से लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे हम एग्जांपल लिए थे ब्लैक एंड वाइट टीवी। ब्लैक एंड वाइट टीवी एक टाइम में बहुत महंगा में बिकता था, है ना, और लोग लाइन लगाता था खरीदने के लिए उसको, मतलब चाहिए। अभी ब्लैक एंड वाइट टीवी जितना भी सस्ता में दे देगा लोग उसको खरीदे करें। ऐसे नहीं है उसका, जैसे कि देखो अभी 5G लॉन्च हो रहा है, जैसे ही 5G पूरा तरीके से आ जाएगा 4G का दाम क्या होगा, 4G का डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। और 3G ले लो, अब अगर तुमको कोई 3G फ़ोन सस्ता में भी देगा तुम खरीदोगे, लेकिन एक टाइम में 10,000 में भी दिया तो तुम खरीदे थे। अब 5,000 में भी देगा तुम नहीं लोगे, क्योंकि चेंज इन फैशन। अब तो 5G आ गई है, 3G क्यों यूज़ करेंगे? समझ में आ रहा है? तो चेंज इन फैशन में आने की वजह से भी लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होगा। एक और पॉइंट है, ये 5 पॉइंट हो गए, तो एक और पॉइंट हम इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दे रहे हैं, वो है इमरजेंसी सिचुएशन। इमरजेंसी सिचुएशन में लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं है। मान लो फ्लड आ गया, अब फ्लड आने की वजह से अनाज पूरा जो है खराब हो गया, तो अब सामान मान लो राइस अभी 50 रुपीज़ के जी जो मिल रहा है वो 100 रुपीज़ हो जाएगा, तो क्या लोग उसका डिमांड कम कर देगा? नहीं, लोग उसको और खरीदेगा ज़्यादा में, क्योंकि भाई शॉर्टेज हो गई है, हो सकता है कल को ना मिले। कोविड में यही तो हुआ था। कोविड में खाने पीने का दाम का सबका दाम बढ़ा, बट उसका डिमांड घटा नहीं, उल्टा बढ़ गया, क्योंकि लोगों को ये लग रहा था कल को अगर दुकान नहीं खुला तो, कल को अगर सामान नहीं मिला तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं है। इमरजेंसी सिचुएशन में लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर हो गया पॉइंट? सब एक्सेप्शंस क्लियर, समझ में आ गया? इसमें सब में मतलब है लॉ ऑफ डिमांड से मतलब ना एप्लीकेबल नहीं। व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड? दीज आर द एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। किसी में लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होगा। चलो अब हम लोग आते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। लास्ट है। ये लास्ट टॉपिक है, इसको पूरा बोर्ड में हम बनाएंगे, ध्यान देना है, ठीक है। रब करो बोर्ड। नेक्स्ट हम लोग करेंगे मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। ये हम लोग का लास्ट टॉपिक है डिमांड का, ठीक है। डिमांड कर्व मूव करता है। अब कितना तरह का मूवमेंट रहता है, क्यों होता है, व्हाट इज द रीजन, ये हम लोग इसमें आज पढ़ने वाले हैं। देखो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। आ रहा है ना ये? हाँ, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व में दो तरह का मूवमेंट होता है। एक में डिमांड कर्व शिफ्ट करता है राइटवर्ड लेफ्टवर्ड, एक में डिमांड कर्व ऊपर और नीचे के तरफ मूव करता है। एक में शिफ्ट होता है, एक में सिर्फ डाउनवर्ड एंड अपवर्ड मूवमेंट होता है, ठीक है। सिर्फ नीचे ही जाते हैं। अब मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व में पहला हम लोग पढ़ेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का क्या मतलब है, ध्यान से समझ लो। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब होता है द चेंज इन डिमांड फॉर एनी कमोडिटी ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। मतलब प्राइस के चेंज होने के वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंजेस आता है उसको हम लोग बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। मूवमेंट ऑफ द डिमांड कर्व में पहला कौन सा मूवमेंट है, क्या मतलब है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब द चेंज इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी ड्यू टू द चेंज इन प्राइस। प्राइस के चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज आ रहा है उसको बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी
डिमांडेड। क्लियर हुआ, समझ में आया बात। अब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड दो तरह का है, एक है एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, दूसरा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। पहला क्या है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, दूसरा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अब एक्सपेंशन ऑफ डिमांड का मतलब क्या है? द इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू द डिक्रीज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस घटने के वजह से, डिमांड बढ़ रहा है, प्राइस घटने के वजह से डिमांड जो बढ़ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। हाँ, प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड जो घट रहा है उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन दोनों का लेना देना किससे है? प्राइस, प्राइस से। क्लियर। अब देखो इसका डायग्राम कैसे रहता है एक्सपेंशन का। प्राइस क्वांटिटी ये है। अब देखो, एक्सपेंशन में प्राइस घटने के, हाँ प्राइस घट गया, डिमांड बढ़ गई, क्वांटिटी बढ़ गया, ए से बी। इसको क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। क्लियर हो रहा है? एक्सपेंशन ऑफ डिमांड में जब डिफरेंस आएगा लिखने तो कैसे लिखेंगे? पहले तो डेफिनेशन लिख देंगे दोनों का। एक्सपेंशन ऑफ डिमांड मींस द इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू द डिक्रीज इन प्राइस। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड मींस द डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू द इंक्रीज इन प्राइस। लिख दिए। उसके बाद दोनों का डायग्राम यहाँ पे ये हो गया। अब इसका क्या होगा? ऑपोजिट। प्राइस क्वांटिटी, ठीक है। अब देखो प्राइस बढ़ा, क्वांटिटी घट गया। है ना? तो यहां पे देखो पहले यहां था, अब क्लियर। क्या हुआ? आर नहीं है, बी है, ए बी। यहाँ पे ए से बी में मूव कर रहा है, यहाँ से बी से ए में मूव कर रहा है। डायग्राम बना दिया। अब तीसरा क्या पॉइंट होगा इसमें? देखो यहाँ पर डेफिनेशन डायग्राम, यहाँ पे डिमांड कर्व मूव्स डाउनवर्ड। डिमांड कर्व देखो नीचे के तरफ मूव कर रहे हैं। यहाँ पे डिमांड कर्व मूव्स अपवर्ड। बस 3 पॉइंट लिख दिए, मिल गया पूरा मार्क्स। समझ में आया? अगर क्वेश्चन में आए व्हाट इज द डिफरेंस, 2 मार्क्स या 3 मार्क्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, ठीक है। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन लिख दिए। चलो एक बार रिवीजन में आते हैं। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। पहला क्या है इसमें? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का डेफिनेशन क्या है? द चेंज इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस। डिमांड में चेंजेस आना, प्राइस में चेंजेस आने की वजह से, ये हो गया चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इसका 2 कैटेगरी है, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। जब प्राइस घटने से डिमांड बढ़ जाता है, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। जब प्राइस बढ़ने से डिमांड घट जाता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। समझ में ना? तो लिख दिए। दूसरा डायग्राम बना दिए। ये मेरा डिमांड कर्व है, देखो प्राइस घटा तो डिमांड बढ़ गया, ए से बी डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व मूव्स डाउनवर्ड, स्लोप्स डाउनवर्ड। यहाँ पे देखो मेरा क्वांटिटी डिमांडेड था, प्राइस बढ़ा तो डिमांड घट गया, डिमांड कर्व मूव्स अपवर्ड, ऊपर की तरफ जा रहा है। हो गया। किसी का कोई प्रॉब्लम?
समझ में आ गया? तो चलो अब आते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट में इसका। जब डिमांड घटता है तो ऊपर जाता है। ये क्या था, अब क्लास के बाद हम पूरा पूछेंगे। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड था, अब है दूसरा चेंज इन डिमांड। उसमें क्या था, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इसमें क्या चेंज इन। अब तुम लोग बोलोगे क्या बोल रहे सर, लग रहा भूल गए, एक ही तो है, सुनकर तो एक ही लग रहा है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन डिमांड। लेकिन यहाँ पे चेंज इन डिमांड का मीनिंग अलग है। चेंज इन डिमांड का मतलब है द चेंज इन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। चेंज इन डिमांड का मतलब है द चेंज इन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू एनी रीजन अदर देन द प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। मतलब प्राइस छोड़कर कोई और रीजन के चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में चेंजेस आ रहा है, उसको बोलते हैं चेंज इन डिमांड। कोई और रीजन मतलब हो सकता है सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस में चेंजेस आया हो सकता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस में चेंजेस आया हो, समझ में आ रहा है, हो सकता है कंज्यूमर का इनकम में चेंजेस आया हो, कुछ भी रीजन हो सकता है प्राइस को छोड़ के। तो अगर बाकी कोई रीजन की वजह से चेंजेस आ रहा है तो क्या होगा, चेंज इन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का होगा। क्लियर? आज बताओ, अब इसमें आता है एक इंक्रीज इन डिमांड, दूसरा डिक्रीज इन डिमांड। When the quantity demanded of a commodity increases due to the factors other than the price of the commodity, it is known as increase in demand. जब तुम्हारा quantity demanded बढ़ता है कोई भी फैक्टर से other than the price of the commodity, तो वो हो जाएगा इंक्रीज इन डिमांड। जब तुम्हारा क्वांटिटी डिमांडेड घटता है कोई भी फैक्टर से अदर देन दी प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इट इज नोन एज, मतलब डिमांड चेंज होता है प्राइस छोड़ के। ठीक है, डिक्रीज इन डिमांड। क्लियर हो गया? चलो अब इसका डायग्राम कैसे रहेगा देखो। यार वीडियो बंद कर दो, मतलब वीडियो कम होगा, सीटी का आवाज़ ज़्यादा आ गई है। WB का रिकॉर्ड करेंगे तो उसको अपलोड कर देंगे, ये वाला अपलोड नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा। ठीक है चलो देखो यहाँ पे देखो, इंक्रीज इन डिमांड। अब इंक्रीज इन डिमांड का डायग्राम कैसे होगा, ये मेरा डिमांड कर्व है, प्राइस है, क्वांटिटी है। अब प्राइस सेम है बट डिमांड बढ़ जा रहा है, तो कैसे बढ़ेगा, डिमांड कर्व शिफ्ट करता है। देखो सेम प्राइस में मेरा क्वांटिटी क्या हो गया, सेम प्राइस में मेरा क्वांटिटी बढ़ गया। तो पहले डिमांड D था, अब हो गया D1 से D1 या D' जो भी, ठीक है। तो ये हो गया क्या, इंक्रीज इन डिमांड। यहां पे क्या हुआ है, डिमांड कर्व शिफ्ट्स, देख लो यहां पे डिमांड कर्व शिफ्ट्स राइटवर्ड। राइटवर्ड क्या हुआ है, शिफ्ट कर गया है पूरा, समझ में आ रहा है। दूसरा प्राइस क्वांटिटी, अब सेम प्राइस में क्वांटिटी घट जा रहा है तो नया डिमांड कर्व बन गया। देखो D0 D0, क्वांटिटी क्या हुआ यहाँ पे, घट गया। क्यों घटा, डिमांड कर्व शिफ्ट्स लेफ्टवर्ड। डिमांड कर्व क्या हुआ, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया है ना। क्यों, क्योंकि हो सकता है सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस डिक्रीज हो गया, तो भाई सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस डिक्रीज हो गया तो मेरा डिमांड घट गया। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ गया तो मेरा सामान सस्ता लगने लगा वही प्राइस में, तो डिमांड बढ़ गया। समझ में आ रहा है, ये सब रीजंस हो सकते हैं। तो ये हम लोग का फर्स्ट चैप्टर हो गया है कंप्लीट। फर्स्ट चैप्टर का सेकंड डे था, ये हम लोग का हो गया है
कंप्लीट। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई डाउट नहीं है। ये मतलब भाई जैसे कोका कोला और पेप्सी डाला पे हाँ। बढ़ गया। देखो यहाँ पे जैसे कि मान लो ये वाला, ये कोका कोला का ग्राफ है। कोका कोला का प्राइस सेम है, पेप्सी महंगा हो गया है, तो पेप्सी महंगा हो गया है तो कोका कोला जो दाम था वही दाम में और ज़्यादा बिकना चालू हो गया। ये कोका कोला का ग्राफ है, कोका कोला का प्राइस सेम है, पेप्सी सस्ता हो गया। पेप्सी सस्ता होने की वजह से कोका कोला का डिमांड घट गया सेम प्राइस में। या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में अगर ले लोगे कार एंड पेट्रोल, पेट्रोल का दाम सेम है, कार सस्ता हो गया। कार सस्ता हो गया तो पेट्रोल का डिमांड बढ़ गया, जबकि पेट्रोल का प्राइस में कुछ चेंजेस नहीं आया है। यहाँ पे ले लो, अगर मान लो ये कार का है, अब देखो कार का प्राइस सेम है, पेट्रोल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा होने से कार का डिमांड घट गया। समझ में आ रहे? तो कोई भी फैक्टर बट प्राइस रोल यहाँ पे प्ले नहीं कर रहा है। क्लियर? ठीक है।